चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास। हम लोगों का रूल नंबर 1 से 12 तक देखे थे। चलिए फटाफट से पब्लिक चैट में कुछ सवाल का जवाब हम लोग आप लोगों से पूछेंगे, जिसका जवाब आपको देना है। पहला सवाल, सवाल पूछने से पहले जवाब दीजिए हम क्या पूछ सकते हैं, उसका आंसर क्या है। देखता हूँ कौन सही जवाब देता है। सवाल पूछने से पहले आपको बताना है कि सवाल का जवाब क्या है। 1/7/1981, वेरी गुड सीताराम जी, एकदम सही जवाब है ना। तो ये रूल लागू कब से हुआ था, बिल्कुल सही जवाब सीताराम, रंजना वेरी गुड। 1/7/1981 ये होता है, मतलब चेहरा मन, क्या बोलता है, चेहरा देख के मन की बात समझ लेना, है ना। सवाल पूछने से पहले आपको जवाब मालूम है, वेरी गुड। अब बताइए, अब हम लोग अगर देखेंगे कि ये जो हमारा रूल बताया गया, इस रूल किस गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर लागू है, मतलब लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या होने पर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ये रूल लागू होगा। सेकेंड वाला हम नहीं पूछेंगे। 31/12/2003, बिल्कुल 31/12/2003 से पहले जो लोग ज्वाइन किया उसके ऊपर ये रूल लागू होगा। अब आप बताइए हमको, क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन कौन सा रूल में बताया गया, कौन सा चैप्टर में बताया गया, रूल नहीं, कौन सा चैप्टर। सीसीएस पेंशन रूल का कौन सा चैप्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ पेंशन के बारे में बताया गया था। चैप्टर 5 में बताया गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हमको बताइए, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी कौन सा रूल में बताया गया था। रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, वेरी गुड उपाध्याय, अब्दुल, परवीन, वेरी गुड, महेश, अपर्णा, रवि, रंजना। रूल 2 कहाँ से आ गया, रूल 2 तो नहीं था, मैंने चैप्टर 2 नहीं था, चैप्टर 5 था, है ना विश्वनाथ जी, वेरी गुड। अब बताइए इसका कौन सा रूल में हमारा बताया गया रिटायरमेंट ग्रेचुइटी के बारे में। 39, रवि जी घर पे जाके पीट के आएंगे हम। 33 रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, महेश जी आप पेंशन पे चले गए मुझे लग रहा है। 33 में क्या था, 33 में तो कभी भी रिटायरमेंट ग्रेचुइटी नहीं था, है ना। 33 में था पेन, 33 में क्या था, सुपर एनुएशन पेंशन और सर्विस ग्रेचुइटी था। 45 में, वेरी गुड रोहन जी, 44 भी नहीं, 44 में क्या था, 44 में पेंशन कैसे दिया जाता है उसका डिफरेंट मेथड्स के बारे में हम लोग देखे थे ना। अमाउंट ऑफ पेंशन कैसे कैलकुलेट करना है वो 44 में था। 45 में क्या था, 45 में था ग्रेचुइटी, जिसके भीतर रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, डेथ ग्रेचुइटी, रेसिड्यूअरी ग्रेचुइटी, ये सारा बताया गया था, है ना। चलिए तो इसको हमको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल का जवाब दीजिए फटाफट से। अगला सवाल क्या है, हाँ, मेडिकल अथॉरिटी, मतलब कौन सा रूल में मेडिकल अथॉरिटी को बताया गया है कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल में। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल में मेडिकल अथॉरिटी रिफर्स टू, मेडिकल अथॉरिटी रिफर्ड अंडर विच रूल, मेडिकल अथॉरिटी रेफर्ड अंडर, देखिए 3D में दिया गया है, बट मेडिकल अथॉरिटी मीन्स मेडिकल अथॉरिटी रेफर्ड अंडर रूल 22। रूल 22 में आपका मेडिकल अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, चलिए फटाफट से, हाँ, अच्छा, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन कितना हो सकता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन कितना हो सकता है, 40%। ये लागू कब से हुआ, लागू कब से हुआ, ये सवाल आपको पूछा जा सकता है इस साल के एग्जाम पे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के भीतर एक है, लागू कब से होगा, 1/1/1996 से ये आपका लागू हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया है। आगे आते हैं हम लोग, रूल 6 उसको देखेंगे, उसके पहले चलिए, नॉमिनेशन के लिए कौन सा फॉर्म भरना रहता है। एन एप्लीकेंट शैल मेक नॉमिनेशन इन विच फॉर्म, कौन सा फॉर्म पे, फॉर्म 5 में भरना रहता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अच्छा बताइए, अगर किसी का 60 साल के एज में रिटायरमेंट हो रहा है, तो उस जगह पे 60 साल के एज में, मतलब 60 साल जब कंप्लीट कर लिया उसका, उनका रिटायरमेंट हो रहा है, तो कम्यूटेशन फैक्टर जो है उसको हम कितना लेंगे, कम्यूटेशन फैक्टर हम कितना लेंगे, 61 मानेंगे, और फैक्टर कितना आ जाएगा, 8.194, बिल्कुल 8.194 हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपने पूछा था शायद अपर्णा जी ने, कि 6 नंबर रूल जो है उसको और एक बार डिस्कस करना है। तो चलिए हम डिस्कस कर लेंगे उस रूल को भी, बट आज पहले क्लास हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 6 में आएंगे, ठीक है। पहले आगे वाला ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि किसी कारणवश अगर टाइम हमारा परमिट नहीं किया तो मैं पर्सनली आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं हम लोग, रूल 13 जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 13 का भी कुछ पोर्शन हो चुका था।
13 का 1 और 2 हम लोग देख लिए थे, है ना, 13 का ये शुरू वाला पोर्शन हम लोग देख लिए थे। अब आ जाते हैं 13 का 3 में। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बोला जी नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट, a government servant who is due to retire on superannuation and desires the payment of commuted value of pension being authorized at the time of issue of pension payment order shall be eligible to apply for commutation of the percentage of pension along with pension papers बिफोर टू द डेट ऑफ प्रायर टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो फंडा क्या है? जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट चाहता है कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर के साथ साथ ही उनका कम्यूटेशन भी ड्यू बन जाए, उसका कम्यूटेशन भी एब्सोल्यूट बन जाए, तो उस जगह पे बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑल्सो वो कम्यूटेशन के लिए आवेदन दे सकता है। बेसिकली यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया। नंबर 1 है कि ही हैज़ टू मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1A ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल जो है उसका फॉर्म ए के तहत उनको अप्लाई करना रहेगा। सेकेंड केस आता है CCS पेंशन रूल 2021 के फॉर्म 6 में उनको आवेदन करना रहेगा। CCS कम्यूटेशन जब पेंशन रूल फॉर्म 2021 हम देखते हैं तो उसका आइटम 5 कुछ इस प्रकार का आपका दिखता है, जहां पे बताया जाता है कि आई डिजायर टू कम्यूट -% ऑफ माई पेंशन अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल 2021 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल्स 1981। तो ये दो ऑप्शन उनके पास रहता है भाई, इधर तुम फॉर्म 1A में अप्लाई करो, है ना, फॉर्म 1A में अप्लाई करो, तो ये नॉर्मली बाद में होता है ये एप्लीकेशन बिफोर रिटायरमेंट बट नॉट ड्यूरिंग द फिलिंग अप ऑफ पेंशन पेपर्स। तो दो ऑप्शन है, अगर हम चाहते हैं कि रिटायरमेंट के पहले ही कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का फॉर्म भरे तो आइदर हम फॉर्म 6 में भरेंगे ड्यूरिंग द फिलिंग अप ऑफ पेंशन पेपर्स और अदरवाइज हम फॉर्म 1A में भरेंगे। तो ये दो ऑप्शन मेरे पास खुला रहता है, ठीक है। फॉर्म 1A मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूंगा, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस प्रकार का देखता है और वहाँ पे क्या क्या बताया जाता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी बंदा ने अगर आवेदन किया, पहले ही आवेदन किया, बट वो आवेदन पहुंचने में समय लगा दिया, तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट शैल हैव नो लायबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। सुपरएनुएशन होने के पहले ही, सुपरएनुएशन मतलब डेट ऑफ रिटायरमेंट जब होने वाला था, 60 साल के एज होने वाला था, उसके पहले ही बंदे का अगर डेथ हो जाता है और किसी दूसरे कारणवश अगर जो पेमेंट ऑफ पेंशन है वो ही फॉरफिट हो जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी नहीं रहेगा कि भैया हम तुमको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, हम कमिटेड नहीं है कि आपको कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का वैल्यू देना ही देना है। अगर आपका डेथ सुपरएनुएशन के पहले हो गया या फिर पेंशन जो मिलने वाला था किसी भी कारण से अगर वो फॉरफिट हो गया, तो आपका कम्यूटेशन का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा या आपके फैमिली मेंबर्स को नहीं मिलेगा। ये बताता है हमको रूल 13। अब आते हैं हम लोग रूल 14 पे। क्या बताया जा रहा है? रूल 14 बताता है एक्शन टू बी टेकन बाय द हेड ऑफ ऑफिस ऑन एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। अब हमने देखा हमारा बंदा ने, हमारा जो रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने आवेदन भरा, किसमें भरा? आइदर फॉर्म 1A ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल में भरा या फिर CCS पेंशन रूल 2021 के फॉर्म 6 के आइटम 5 के एंट्री करते हुए भरा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ दिया था, चलिए दोबारा हम बता देते हैं। ये जो केस है, यहाँ पे एक बात ध्यान दिया जा रहा है, देखिए ये दोनों केस में बोला गया, इनको ये इंश्योर करना है दैट द एप्लीकेशन शैल रीच द पोस्ट ऑफिस बिफोर द डेट ऑफ सुपरएनुएशन। कितना दिन? एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले। एक मिनट प्लीज वेट करिए। हेलो, পড়াচ্ছি মা, তুমি কি করো? হ্যাঁ পড়াচ্ছি। এই चलिए अभी आगे बढ़े। आवाज सुनाई दे रहा है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए चलिए चलिए, एक्चुअली हेडक्वार्टर का फ़ोन था, तो अगर बाई चांस रिसीव नहीं करें ना तो उनको लगने लगता है कि हम किसी से, मतलब हमारा इधर उधर अफेयर चल रहा है, तो जिस कारण से हम डरे रहते हैं कि भाई फ़ोन किया तो एक बार रिप्लाई कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा।
चलिए, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आइटम हमको एक बार देख लेते हैं कि एप्लीकेशन मे बी मेड इन फॉर्म 1A, और हमने देखा फॉर्म 6 में किया जा सकता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट को इस तरीके से पहले बोला जा रहा है कि आप आवेदन करो सो दैट द योर एप्लीकेशन रीचेज द हेड ऑफ ऑफिस नॉट लेटर देन 3 months बिफोर द डेट ऑफ सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन होने के एटलीस्ट 3 महीना पहले वो हेड ऑफ ऑफिस के पास पहुंच जाए, ताकि आपको जब रिटायरमेंट होने वाला है तुरंत आपको पेमेंट मिल जाए। इस कारण से एटलीस्ट 3 महीना पहले आपको आवेदन कर देना है। अब ये आवेदन जो हमने किया, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट ने किया, वो हेड ऑफ ऑफिस के पास जब पड़े आएगा तो व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस ऑन दिस क्लेम फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म। तो बोला जाए इन केस द एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 is received by the head of office after 1 year of the date of retirement of the applicant। यहाँ पे हम लोग देखेंगे बहुत सारा फॉर्म हमारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल के लिए भी दिया जाता है। जैसे हम अगर देखें ना, यहाँ पे आपका एक आता है फॉर्म 1। फॉर्म 1 क्या बताता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल का जो फॉर्म 1 है वो बताता है फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन और परसेंटेज ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट का हम कब तक कम्यूट कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रोविजन दिया गया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रखा गया जहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर चाहता है तो अलग से फॉर्म 1 पे भी वो आपका कम्यूटेशन के लिए आपका अप्लाई कर सकता है ना। और इस एप्लीकेशन जब कम्यूटेशन के लिए फॉर्म 1 पे किया जाएगा तो बोला जा रहा है किसी कारणवश अगर ये एप्लीकेशन जो है अगर आफ्टर 1 ईयर रिसीव होता है, आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, तो बोला जा रहा है इन केस द एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 इज रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एप्लीकेंट, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो फंडा क्या है, बेसिकली अगर 1 साल के भीतर कोई आवेदन करता तो वहां पे बिना मेडिकल एग्जामिनेशन का भी कम्यूट करवाने का ऑप्शन था। बट क्योंकि उनका जो एप्लीकेशन था वो 1 साल के रिटायरमेंट के 1 साल बाद हेड ऑफ ऑफिस के पास आके पहुंचा, तो बोला जा रहा है यहाँ पे बिना मेडिकल एग्जामिनेशन का आपका कम्यूटेशन नहीं होगा। अब बोला जा रहा है इफ ही डिजायर्स टू गेट ए परसेंटेज ऑफ पेंशन कम्यूटेड ही शुड अप्लाई अफ्रेश इन फॉर्म 2। और ऐसा केस में जब 1 साल बीत जाएगा रिटायरमेंट के बाद तो वहां पे बोला जा रहा है उनको क्या करना रहेगा, उनको अप्लाई करना रहेगा फॉर्म 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आते हैं हमारा रूल 15। रूल 15 क्या बता रहा है, तो बता रहा है ऑथोराइजेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू बाय द अकाउंट ऑफिसर। जो कम्यूटेड वैल्यू होगा इसको ऑथोराइज कौन करेंगे, अकाउंट ऑफिसर करेंगे। कैसे करेंगे, तो बोला जाए अकाउंट ऑफिसर आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन फॉर्म 1 शैल इशू authority for the payment of commuted value of pension to the disbursing authority। ठीक है, द अकाउंट ऑफिसर आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन फॉर्म 1 शैल इशू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन टू द डिसबर्सिंग अथॉरिटी। तो जब फॉर्म 1 में अप्लाई किया जाएगा अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, जो भी नेसेसरी वेरिफिकेशन रहेगा वो करेगा, और करने के बाद वो डिसबर्सिंग अथॉरिटी को परमिशन देगा, अथॉरिटी लेटर इशू करेगा। एक मिनट, हाँ भाई, हाँ भाई, ना ना अभी नहीं खाएंगे, हम बाद में खा लेंगे, छोड़ दीजिए। ठीक, तो अकाउंट ऑफिसर आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन फॉर्म 1 शैल इशू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन टू द डिसबर्सिंग अथॉरिटी। तो जब हेड ऑफ ऑफिस के पास आवेदन आया, हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा फॉरवर्ड किया गया अकाउंट ऑफिसर के पास, अकाउंट ऑफिसर ने क्या बोला कि हाँ चलो इसको ये जो कम्यूटेड वैल्यू है इसको डिसबर्स कर दो, डिसबर्स करने का परमिशन दे देगा। जब कर देगा तब जाके अकाउंट ऑफिसर का इस परमिशन आने के बाद जो हेड ऑफ ऑफिस रहेगा उनके द्वारा इसको पेमेंट किया जा सकता है। The account officer shall also request the head of office to intimate the date on which the check or draft of the commuted value of pension has been handed over to the applicant। इसको भी इंटीमेट करने के लिए एक तो हमारे यहाँ पे ऑथोराइजेशन दे दिया कि हाँ चलो इसको डिसबर्स कर दो। अब जब हमने बोल दिया
किस तारीख को आपने चेक हैंडओवर किया, ड्राफ्ट हैंडओवर किया फॉर द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन उस पेंशनर को, तो बोला जा रहा है उस डेट को भी आपको इंटीमेट करना रहेगा। किसको? अकाउंट ऑफिसर को उस डेट भी आपको इंटीमेट करना रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल 16 क्या बताया जा रहा है? बोला जा रहा है ऑथोराइजेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोविजनल पेंशन। अब प्रोविजनल पेंशन कौन सा दो रूल में प्रोविजनल पेंशन के बारे में बताया गया। एक तो है रूल 62 और दूसरा कौन सा रूल था, एक बार फटाफट बताइए। सीसीएस पेंशन रूल का रूल 8। वेरी गुड, रूल 8 में भी आपका बताया गया था। तो बोला जा रहा है, तो रूल 8 जो था वो हम लोग देखे थे डिसिप्लिनरी या फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग के आधार पे प्रेसिडेंट के द्वारा वो सब इशू किया जाता था। तो ये केस वो वाला नहीं है, ये आ रहा है रूल 62 जहां पे प्रोविजनल पेंशन दिया जाता है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। तो बोला जा रहा है हेड ऑफ ऑफिस हैज सैंक्शन प्रोविजनल पेंशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर रूल 62 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021 एंड सच ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज अप्लाइड फॉर कम्यूटेशन ऑफ provisional pension in form 1 and head of the office फॉरवर्ड द फॉर्म 1 टू द अकाउंट ऑफिसर। तो अगर ऐसा केसेस होता है प्रोविजनल पेंशन के लिए आपका परमिट किया गया, प्रोविजनल पेंशन देने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो क्या कर सकता है, फॉर्म 1 में अप्लाई कर सकता है हेड ऑफ द ऑफिस के पास, और हेड ऑफ द ऑफिस क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देगा टू द अकाउंट ऑफिसर। अब अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, बोला जा रहा है अकाउंट ऑफिसर आफ्टर नेसेसरी वेरिफिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन एंड द अमाउंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू शैल इशू द अथॉरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन टू द हेड ऑफ ऑफिस फॉर डिसबर्समेंट। तो यहाँ पे भी आवेदन किया गया फॉर्म 1 में, और उसके बाद अकाउंट ऑफिसर ने उसको अकाउंट ऑफिसर के पास हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा उसको भेज दिया गया, और हेड ऑफ ऑफिस ने क्या कर दिया, यहाँ पे डिसबर्समेंट के लिए फाइनल ऑर्डर जो है वो आपका दे दिया। तो यहाँ तक हमारा ये वाला पोर्शन खत्म होता है जहाँ पे बिना मेडिकल एग्जामिनेशन में हमारा जो कम्यूटेड वैल्यू है उसका पेमेंट वगैरह किया जाता है। अब कुछ केसेस हम लोग देखेंगे जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह भी नेसेसरी होता है ना। क्या बताया जा रहा है, रूल 17 बता रहा है द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू द एप्लीकेंट हु इज एलिजिबल टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ हिज पेंशन आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो हम लोग पिछले कुछ रूल 16 तक जो हम लोग देखे थे, कहाँ से रूल नंबर 16 तक था, 11 से लेके रूल 16 तक, तो 11 से लेके रूल 11 से लेके रूल 16 तक जो था वो था कम्यूटेशन विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन। अब 17 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा वाला केसेस है जहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका कम्यूटेशन कर दिया जाता है। तो केसेस आता है पहला एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल होंगे इस केस में। तो बोला जा रहा है एप्लीकेंट हु रिटायर्स ऑन इनवैलिड पेंशन अंडर रूल 39 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल। सीसीएस पेंशन रूल के रूल 39 के तहत कोई बंदा अगर इनवैलिड पेंशन लेते हुए रिटायर करता है तो उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। फिर अगर किसी बंदे का कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस होता है एज पेनल्टी एंड इज ग्रांटेड पेंशन अंडर रूल 40, है ना, तो अगर किसी बंदा को कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस होता है और वहाँ पे उसके लिए उनको आपका पेंशनरी बेनिफिट भी मिल रहा है, कंपलसरी रिटायरमेंट के आधार पे भी जब किसी का रिटायरमेंट होता है तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन मिलता है, जिसके बारे में हम लोग सीसीएस पेंशन रूल के रूल 40 में डिस्कस किए हुए थे। तो ये बंदा भी आपका एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बट ऑन और आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर क्या बोला जा रहा है, इन रिसिप्ट ऑफ कंपेशनेट अलाउंस। हम लोग कौन सा केस में देखे थे, कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है जहां पे किसी बंदा का, बताइए कौन सा केस में कंपेशनेट अलाउंस दिया जाता है, कंपेशनेट अलाउंस कौन सा केसेस में दिया जाता है। रिमूवल और डिसमिसल। वेरी गुड रोहन जी, अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का रिमूवल और डिसमिसल हो जाता है तो हम लोग जानते हैं वहां पे उनको कंपेशनेट अलाउंस दिया जा सकता है ना, जाएगा ऐसा गारंटी नहीं है। और ये पेंशन का जो अमाउंट होता है मैक्सिमम कितना हो सकता है बताइए, कंपेशनेट अलाउंस जो है इसमें मैक्सिमम पेंशन अमाउंट कितना हो सकता है, देखिए मैक्सिमम पूछे हैं पढ़ना जी, मिनिमम 9,000 है वो तो अलग इशू है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, पेंशन का कितना परसेंटेज, देखिए पेंशन का कितना परसेंटेज हम पूछे हुए हैं, 2/3, बिल्कुल 2/3 ऑफ पेंशन, जो उनका एक्चुअल में रिटायरमेंट होने पे जितना पेंशन मिलता है उस क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे मैक्सिमम उसका 2/3 हो सकता है।
कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज के केस में मिनिमम 2/3 हो सकता है। दोनों में अंतर समझिए। रूल 40 जो था कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम पेंशन, वहां पे मिनिमम 2/3 है और कंपेशनेट अलाउंस मैक्सिमम 2/3 है। क्लियर है? दोनों का अंतर आपको याद रखना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फोर्थ केस क्या है? बोला जी हिज एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस विद इन 1 ईयर फ्रॉम रिटायरमेंट। ये 1 साल वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। किसी का एप्लीकेशन अगर रिटायरमेंट के 1 साल बाद हेड ऑफ ऑफिस के पास पहुंचता है तो उस केस में हमेशा मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। द एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस विद इन 1 ईयर ऑफ हिज रिटायरमेंट शैल बी एलिजिबल टू कम्यूट ए परसेंटेज ऑफ हिज पेंशन सब्जेक्ट टू द लिमिट स्पेसिफाइड इन। कौन सा रूल में लिमिट स्पेसिफाई किया गया बताइए? सीसीएस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल के कौन सा रूल में आपका लिमिट स्पेसिफाई किया गया था? रूल 5 में लिमिट स्पेसिफाई कर दिया था। बिल्कुल, तो ये रूल 5 में जो लिमिट दिया गया है उसको एक्सीड नहीं करेगा, बट यहाँ पे एलिजिबल कब होगा? आफ्टर अप्रोप्रिएट मेडिकल एग्जामिनेशन। जब उनको डिक्लेयर किया जाएगा फिट, तभी जाके उनको हम एलिजिबल मानेंगे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए। अब आते हैं हम लोग रूल 19। एप्लीकेशन बताया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। क्या बोला गया? बोला कि an application referred to in rule 18 shall an applicant referred to in rule 18 shall apply to the head of office in form 2 for commutation of percentage of his pension including provisional pension sanctioned under rule 62 of pension rule। तो जहाँ पे मेडिकल के आधार पे होगा, हम लोग पहले जब पढ़ रहे थे रूल नंबर 16, तो वहाँ पे भी हम लोग देखे हुए थे कि अगर 1 साल के बाद एप्लीकेशन आ जाता है तो हेड ऑफ ऑफिस उसको इंटरटेन नहीं करेगा, बदले उसको बोलेगा भैया तुम रिवाइज्ड फॉर्म भेजो। कौन सा फॉर्म में अप्लाई करने के लिए बोलेगा? बोला जाए कि फॉर्म 2 में अप्लाई करने के लिए बोलेगा। हम लोग देखे हैं कि अगर बिफोर मेडिकल है तो फॉर्म 1 है और फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 और फॉर्म 1A। अगर बिफोर आप बोल सकते हैं कि अगर मेडिकल के आधार पे है तो 2 ही फॉर्म हम लोग देखे थे, और तीसरा केस हम लोग बेसिकली 3 केस देखे थे। एक नंबर ऑफ एप्लीकेशन शैल बी मेड इन फॉर्म 1 जो हम लोग केस देखे, फिर 1A में हो सकता है, और फॉर्म आपका 5 हम लोग फॉर्म 6 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल का आपका कॉलम 5 में टेबल क्या बोलते हैं आइटम 5 में टिक करते हुए भी किया जा सकता है। अगर हमको मेडिकल के आधार पे हो रहा है तो इसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है कहाँ पे? फॉर्म 2 में इसको फिलअप किया जा रहा है। तो यही बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि एप्लीकेशन फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ऑन द ग्राउंड और आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद 1 साल होने के बाद अगर अप्लाई करेंगे तो द एप्लीकेशन में बी मेड इन फॉर्म 2। अब आते हैं हम लोग एक्शन टू बी टेकन बाय द हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस का क्या काम रहेगा जब उनके पास ये ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा? तो बोला जी हेड ऑफ ऑफिस ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 2 अंडर रूल 19 शैल फॉरवर्ड द फॉर्म 2 इन ओरिजिनल टू द अकाउंट ऑफिसर फॉर कंप्लीटिंग पार्ट 4। तो बेसिक फंडा क्या हुआ देखिए, फॉर्म 2 का पार्ट 1 को भरा गया एप्लीकेंट के द्वारा, फॉर्म 2 का पार्ट 1 को कौन भरेगा? ये आपका एप्लीकेंट भरेगा। द हेड ऑफ ऑफिस ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट 1 ऑफ फॉर्म 2, उसके बाद ये इसको फॉर्म को फॉरवर्ड करेगा इन ओरिजिनल टू द अकाउंट ऑफिसर, और अकाउंट ऑफिसर इसका जो पार्ट 4 रहेगा उसको कंप्लीट करना रहेगा, है ना। द अकाउंट ऑफिसर आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्ट 4 ऑफ दिस फॉर्म एंड ट्रांसमिट द सेम टू द हेड ऑफ ऑफिस एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमारा जो अकाउंट होल्डर मतलब हमारा जो पेंशनर था, उन्होंने क्या किया? फॉर्म भरा फॉर्म 2 में, उन्होंने उसका जो पार्ट 1 है उसको भरा और जो नेसेसरी दूसरा फील्ड है उसको भरा, करने के बाद भेज दिया हेड ऑफ ऑफिस के पास। हेड ऑफ ऑफिस के पास जब ये आया, हेड ऑफ ऑफिस क्या किया? इस फॉर्म को ओरिजिनल में फॉरवर्ड कर दिया अकाउंट ऑफिसर के पास और उनको रिक्वेस्ट किया कि भैया जी आप फॉर्म का पार्ट 4 जो है उसको भर के मेरे पास भेजो। अकाउंट ऑफिसर जब उनके पास आएगा तो उस पार्ट 4 को भरेगा, है ना, और उसके बाद हेड ऑफ ऑफिस को एज अर्ली एज पॉसिबल उसको आपका रिटर्न कर देगा। The head of office on receipt of the form 2 from the account officer shall address in form 3 the chief
एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी वेदर द एप्लीकेंट डिजायर्स टू बी मेडिकल एग्जामिन, है ना, वेयर द एप्लीकेंट डिजायर्स टू बी मेडिकल एग्जामिन। तो जब ये फॉर्म भर के अकाउंट ऑफिसर के पास आएगा, उसके बाद हेड ऑफ ऑफिस को एक अलग फॉर्म भरना रहेगा, बनाना रहेगा। वो फॉर्म कौन सा रहेगा? फॉर्म 3। और फॉर्म 3 बेसिकली भेजा जाएगा चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी के पास, और उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा, सर आप कब इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके बारे में जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी जो रहेगा उनके पास आपका आवेदन भेजा जाएगा। A copy of letter in Form 3 addressed to the Chief Administrative Medical Authority shall be endorsed to the applicant and the account officer by the head of office। तो बेसिकली देखिए फॉर्म 3 इसका 3 कॉपी जा रहा है, फॉर्म 3 3 कॉपी में जा रहा है। एक जा रहा है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी के पास, एक जा रहा है एप्लीकेंट के पास, एक जा रहा है आपका अकाउंट ऑफिसर के पास। तो ये हमको याद रखना रहेगा, फॉर्म 3 में जो लेटर बनेगा उसका एक कॉपी जाएगा आपका एप्लीकेंट के पास और एक कॉपी जाएगा अकाउंट ऑफिसर के पास। एक कॉपी तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी के पास जाएगा ही जाएगा, बाकी ये 2 कॉपी भी भेजा जाएगा। आगे आते हैं हम लोग रूल 21, जहां पे बताया गया एक्शन टू बी टेकन बाय द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी। अब हमारे यहाँ से फॉर्म 3 भरते हुए अकाउंट हमारा जो हेड ऑफ ऑफिस था, उन्होंने मेडिकल अथॉरिटी को रिक्वेस्ट किया कि सर इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। अब मेडिकल अथॉरिटी का क्या एक्शन रहेगा वो बताता है रूल 21। क्या बोला जा रहा है? द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अरेंज so as far as possible for the medical examination of the applicant by the medical authority at the nearest available station indicated by the applicant in form 2। तो जब फॉर्म 2 को भरा जाता है तो एप्लीकेंट अपना नियरेस्ट मेडिकल सेंटर कौन सा वाला हो सकता है जहां पे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन जांच हो सकता है, उसके बारे में बताता है। और जब इस फॉर्म 3 का कॉपी, फॉर्म 3 को जब हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी के पास देते हैं, तो मेडिकल अथॉरिटी जो रहेंगे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी, वो क्या करेंगे? वो मेडिकल खुद नहीं करेगा, वो अरेंज करेगा, है ना, वो अरेंज करेगा कि कहाँ पे इनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। तो जब उनके पास ये आवेदन आएगा तो एप्लीकेंट का जो नियरेस्ट सेंटर रहेगा जहां पे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, उनके पास ये सारा मैटर को फॉरवर्ड कर देगा ताकि वहां पे जाके इनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो हो सके। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है? बोला जा रहा है इन्फॉर्म, अब जब कहां पे होगा इसके बारे में जो हमारा एप्लीकेंट है उसको भी बताना है। तो बोला जा रहा है इन्फॉर्म द एप्लीकेंट एज टू वेयर एंड व्हेन he should appear for the medical examination, the date and time। तो जब चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी के पास फॉर्म 3 पहुंचा तो वो फॉर्म 3 देखा, फॉर्म 2 में दिया गया पर्टिकुलर्स को देखा, और उसके बाद एक डेट डिसाइड करेगा कि कौन सा तारीख को, कौन सा सेंटर में, कौन सा समय पे इस बंदे का मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। और ये अंतर्जामी तो है नहीं जो हमारा एप्लीकेंट है, तो उनको भी इंटीमेट करेगा कि सर आप इस तारीख को इस ऑफिस में इस जगह पे आ जाइएगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। In fixing the date of the medical examination, it shall be ensured that medical examination is held as far as possible before the applicant's next birthday। तो बोला जा रहा है कि जब मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है तो एज फार एज पॉसिबल प्रयास करना है कि उस बंदे का अगला जो बर्थडे है वो आने से पहले ही मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाए। क्यों बोला जा रहा है कि अगला बर्थडे आने से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कर दिया जाए? बताइए क्यों बोला गया कि अगला बर्थडे आने से पहले मेडिकल एग्जामिनेशन कर दो? बिल्कुल, अगला बर्थडे जब आ जाएगा कम्यूटेशन फैक्टर चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, उसको जो अमाउंट मिलने वाला है वो अमाउंट चेंज हो जाएगा, जिस कारण से बोला गया कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल बिफोर हिज नेक्स्ट बर्थडे अपीयर्स, उसके पहले आपको ये खत्म कर देना है, मेडिकल एग्जामिनेशन कर देना है। आगे आते हैं हम लोग रूल 22। हम लोग बोले थे, देखिए 3D में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मेडिकल अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे रेफर किया गया था, तो हम लोग बोले थे कि रूल 22 में मेडिकल अथॉरिटी के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पे आ गए हम लोग रूल 22। क्या बोला जा रहा है
द मेडिकल अथॉरिटी शैल बी ए मेडिकल बोर्ड। मेडिकल अथॉरिटी कौन होगा? ये एक मेडिकल बोर्ड होगा। कौन सा केस में? वेयर एन एप्लीकेंट फॉर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन इनवैलिड पेंशन। जहां पे मेरा जो एप्लीकेंट है वो एक इनवैलिड पेंशन, अब देखिए इनवैलिड पेंशन कब मिलता है? किसी बंदा जब मेडिकली फिजिकली अनफिट हो जाता है, इनकेपेसिटेटेड हो जाता है, उस जगह पे उसको इनवैलिड पेंशन पे रिटायरमेंट हो, इनवैलिड पेंशन मिलता है ना, कि भाई तुम इनवैलिड हो गए हो, तुम्हारा काम धाम कुछ है नहीं, कर नहीं पाओगे, चलो अभी तुम मत रहो। अब जो बंदा मेडिकली इतना अनफिट है कि उनको जॉब से निकाल दिया गया, उस बंदे को अगर हम कम्यूटेशन के लिए परमिशन दे रहे हैं तो ये एक डॉक्टर नहीं कर सकता। इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड होना चाहिए जहां पे आंख का डॉक्टर रहेगा, नाक का डॉक्टर रहेगा, कान का डॉक्टर रहेगा, लिवर का, किडनी का, जो अलग अलग ऑर्गन्स है उसके लिए अलग अलग डॉक्टर रहेगा। तो ये एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, जिस मेडिकल बोर्ड बताएगा कि उसको आपका परमिशन देना है या नहीं देना है। क्लियर है? इसलिए मेडिकल अथॉरिटी for in cases related to invalid pension shall be a medical board। सेकेंड केस क्या है? बोला जी इन अदर केसेस द मेडिकल अथॉरिटी शैल बी ए मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द स्टेटस देन सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। बात को ध्यान दीजिए, सवाल यहां से आ सकता है 100% कि मेडिकल ऑफिसर में देखिए अगर इनवैलिड पेंशन के ऊपर जा रहा है, मतलब बंदा बीमार है इसीलिए उसको इनवैलिड पेंशन में रिटायर करवाया गया, मतलब वहां पे बोर्ड का आवश्यकता है। बट जहां पे मान लीजिए डिसिप्लिनरी मेजर्स के कारण से कमी आपका उसको कंपेशनेट पेंशन देते, अलाउंस देते हुए या फिर आपका कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन देते हुए हमने उसको रिटायर करवाया, मतलब वो बंदा बीमार था इसलिए डिपार्टमेंट के बाहर नहीं गया, वो बंदा आपका कुछ कोई भी दूसरा रीजन था, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड था जिस कारण से डिपार्टमेंट के बाहर गया, तो उसके लिए बोर्ड का जरूरत नहीं है। वहां पे मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल ऑफिसर कौन होंगे? तो बोला जा रहा है मेडिकल अथॉरिटी होगा एनी मेडिकल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन एंड डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। इसके नीचे वाला नहीं होना चाहिए, सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हो जाएगा तो इट इज सफिशिएंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल 23। अब मेडिकल एग्जामिनेशन का फीस कौन भरेगा इसके बारे में बताया गया। तो बोला जी फी फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन टू बी बोर्न बाय द एप्लीकेंट। जो मेडिकल एग्जामिनेशन का फीस होगा उसको भरना रहेगा एप्लीकेंट के द्वारा। क्या बोला जा रहा है? द एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे द मेडिकल एग्जामिनेशन सच फी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फी स्पेसिफाई कर दिया जाएगा, जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन जिस गवर्नमेंट सर्वेंट का होगा उस गवर्नमेंट सर्वेंट को इस फीस को भी भरना रहेगा। अब आते हैं हम लोग फेलियर टू अपीयर बिफोर द मेडिकल अथॉरिटी। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट मेडिकल अथॉरिटी के पास नहीं जाता है मेडिकल जांच करवाने के लिए, उस केस में क्या होगा बताया गया रूल 24 में। क्या बोला जा रहा है? एन एप्लीकेंट आफ्टर रिसीव्ड द कम्युनिकेशन फ्रॉम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल अथॉरिटी or the medical authority fails to appear for the medical examination before the medical authority on the date and time communicated to him and there is no reasonable ground for failure। वो नहीं जा पाया और ना जाने के लिए कोई रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं था। मान लीजिए बंदा जो है हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमार है, किसी भी कारण से नहीं जा पाया, चलेगा। उसका फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो गया, नहीं जा पाया, चलेगा। बट वो सोए हुए थे कि नहीं कल हमको ना नींद से जागने में थोड़ा लेट हो गया, 10:30 बजे के बदले 11:30 बजे हम नींद से उठे, जिस कारण से नहीं जा पाए, तो इट इज़ नॉट ए रीजनेबल ग्राउंड। तो यहाँ पे आप नहीं जा, यहाँ पे आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बट अगर रीजनेबल ग्राउंड रहेगा तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। बोला जी द मेडिकल अथॉरिटी शैल रिपोर्ट द फैक्ट टू द हेड ऑफ ऑफिस कंसर्न एंड रिटर्न टू हिम द डॉक्यूमेंट्स रिसीव। अगर वो समय पे नहीं गया और रीजनेबल ग्राउंड भी नहीं है तो हेड ऑफ ऑफिस को रिपोर्ट कर देगा और उनका सारा डॉक्यूमेंट वापस कर देगा। With the return of documents, the head of office under sub-rule on the application for commutation shall be treated as being withdrawn। अब जब ये वापस कर दिया जाएगा तो हमारा जो हेड ऑफ ऑफिस है वो ट्रीट करेगा कि उन्होंने जो कम्यूटेशन के लिए आवेदन दिया है उन्होंने उसको विथहेल्ड कर लिया है, उनको अभी पैसे का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब आते हैं सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसका रूल नंबर याद रखिएगा,
सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ पे बताया गया? रूल 26 में बताया गया। रूल 26 में बताया गया सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। क्या बोला जा रहा है? The medical examination in case of an applicant shall take place after the expiry of period not less than 1 year from the date of first medical examination। जब फर्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था, है ना, वहां से हम इस डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या बोला गया? द मेडिकल एग्जामिनेशन इन केसेस ऑफ एप्लीकेंट शैल टेक प्लेस after the expiry of a period of not less than 1 year from the date of first medical examination। जब पहली बार मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था उसके एटलीस्ट 1 साल बाद सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है, उसके पहले सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। और इस सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी खर्चा कौन बहेगा? तो बोला जा रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं, ओन एक्सपेंसेस जो है उनको भरना रहेगा। इफ द एप्लीकेंट डिजायर्स टू बी री एग्जामिन्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 1 year द एग्जामिनेशन शैल बी बाय ए मेडिकल बोर्ड एट हिज ओन एक्सपेंस। यहाँ पे देखिए, आप भले ही इनवैलिड पेंशन के केस में हमारा क्या था कि सिविल सर्जन और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर जो है उनके रैंक का कोई ऑफिसर जो है वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन कर सकता है। बट इवन इफ ऐसा केसेस था कि मान लीजिए कंपलसरी रिटायरमेंट किसी का हुआ था, उस बंदे का पहला मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ जहाँ पे वो फेल कर गया, सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन जब होगा यहाँ पे हम उनको ये नहीं करेंगे कि नहीं वो CRS वाला केस था जिसलिए हम उनको एक गवर्नमेंट सर्वेंट से एक मतलब जो हमारा सिविल सर्जन है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है उनसे ही काम करवा देते हैं। जब सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा हमेशा इट विल बी एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल बोर्ड। यहाँ पे भी इनवैलिड पेंशन की तरह ही ट्रीट होगा। याद रखना है, 1 साल वाला केस, सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कितने दिन बाद? फटाफट बताइए पब्लिक चैट में, कितने दिन बाद होगा सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन? 1 साल बाद होगा, एटलीस्ट 1 साल, है ना, एटलीस्ट 1 साल मिनिमम। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है। खर्चा कौन देगा? खर्चा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा, गवर्नमेंट सर्वेंट देगा, मैंने रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एप्लीकेंट जो है वो देगा, बिल्कुल। अब मेडिकल यहाँ पे हमारा जो मेडिकल ऑफिसर होंगे, अथॉरिटी होंगे, वो कौन होगा? ये होगा मेडिकल बोर्ड होगा, बिल्कुल, मेडिकल बोर्ड हमारा जो है अथॉरिटी होगा। अब आते हैं हम लोग रूल 27 जहाँ पे बताया गया अपील अगेंस्ट द फाइंडिंग ऑफ मेडिकल अथॉरिटी। भैया आपने बोला कि मैं बीमार हूँ पर मैं नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ अपील करूँगा। अपील हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। रूल 27 कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल आपका अपील के बारे में बताता है। कितने दिन के भीतर करना है? 1 महीना। कहाँ से? फ्रॉम द विद इन 1 मंथ फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम द मेडिकल अथॉरिटी। जब मेडिकल अथॉरिटी से हमारे साथ कम्युनिकेट किया जाएगा कि सर जी आप बीमार हो, आपको हम ये फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कम्यूटेशन नहीं किया जाएगा, जिस दिन हमको ये सर्टिफाइड कॉपी रिसीव हुआ उसके विद इन 1 मंथ हम अपील कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी प्रेफर एन अपील बाय एड्रेसिंग ए लेटर टू द हेड ऑफ ऑफिस। अपील के लिए किसके पास आवेदन करना रहेगा? तो हेड ऑफ ऑफिस के पास आवेदन करना रहेगा। दैट द ओपिनियन ऑफ द मेडिकल अथॉरिटी मे बी गॉट रिव्यूड बाय अनदर मेडिकल अथॉरिटी। नहीं, ये जो पर्टिकुलर एक्स जगह का मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा हमको जांच किया गया, हम इनसे संतुष्ट नहीं है, तो अब हमको वाई जगह पे भेजिए मेडिकल के लिए या फिर जेड जगह पे भेजिए, इनको छोड़ के दूसरा किसी से हमारा जांच करवाइए। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा इस जगह पे हमको भेजना है, बट इनको छोड़ के किसी दूसरे जगह पे भेजिए, इसके लिए मैं अपील कर सकता हूँ। रूल 27 में बताया गया कितने दिन में करना है? विद इन 30 डेज में करना है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, है ना। विथड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है द एप्लीकेंट में आफ्टर गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग to the head of office withdraw his application at any time before subjecting himself to medical examination before the medical authority, but in no case he has appeared before such authority. In no case after he has appeared before such authority. तो विथड्रॉल के लिए ऑप्शन क्या बोला गया? विथड्रॉल के लिए क्या बोला गया? बोला गया एप्लीकेंट कभी भी लिखित में नोटिस देते हुए अपना एप्लीकेशन को जो है विथड्रॉल कर सकता है,
बट कब कर सकता है? बिफोर सब्जेक्टिंग हिमसेल्फ टू मेडिकल एग्जामिनेशन बिफोर द मेडिकल अथॉरिटी। मेडिकल अथॉरिटी के पास मेडिकल एग्जामिनेशन में जाने से पहले वो कभी भी इसको आपका विथड्रॉल कर सकता है, बट जाने के बाद वो इस एप्लीकेशन को विथड्रॉ नहीं कर सकता है। In case the medical authority directs the applicant's age for the purpose of commutation shall be assumed to be greater than his actual age, the applicant by giving notice in writing to the head of office withdraw his application within 14 days from the date on which he receives the information from the account officer। अब क्या बताया जा रहा है, देखिए बोला गया in case the medical authority directs that the applicant's age for the purpose of commutation shall be assumed to be greater than actual age। जहाँ पे मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा ऐसा बताया जाएगा कि नहीं, इस बंदे का एज जो है ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इतना कम एज इसका नहीं है, जो बताया जा रहा है इनके द्वारा कि इनका 60 साल एज है, 61 साल एज है, बट ये प्रतीत होता है कि इसका जो एज है ये आपका 70 साल या 75 साल है। ऐसा केसेस में अगर मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा सिम्स टू बी इतना एज इनका लग रहा है ना, तो बोला जा रहा है ऐसा केस में वो नोटिस देते हुए अपने एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकता है, और कितने दिन के भीतर? विदिन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अकाउंट ऑफिसर। जिस दिन उनके पास ये इंटीमेशन आ जाएगा, इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा बताया गया है कि इसका एज जो है ज़्यादा लग रहा है ना, जो ये बताया हुआ एज है ये इसका एक्चुअल एज नहीं है, एक्चुअल में और 15 साल 20 साल आपका ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा केसेस में वो क्या कर सकता है, अपने एप्लीकेशन को विथड्रॉ कर सकता है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक लड़का एक आदमी से मिला हुआ था, लड़का नहीं बोलेंगे, उनका एज हमको बताया जा रहा था कि उनका एज है 41 ईयर्स, पर उनको देखने से हर एक एंगल से हमको लग रहा था एटलीस्ट 56 to 70। हालांकि हमको भी देखने से थोड़ा बूढ़ा बुजुर्ग लगता है, बट उतना हम है नहीं। जब हमारा चेहरा कोई देखता है तो बोलता है कि भाई इसका भी 60 साल होने वाला है। सबसे अच्छा हुआ कि पता है, हम एक दिन मेट्रो में जा रहे थे तो कुछ लड़का लोग बैठा हुआ था, जब हम गए हमको देख के वो सीनियर सिटीजन वाला सीट खाली कर दिया, है ना, बट हमारा एज उतना है नहीं। अब ऐसा कोई बंदा अगर होता है जिसको देख के लगता है कि भैया ये तो साला पूरा बुढ़ा हो गया है, बट एक्चुअल में है नहीं, तो ऐसा केस में क्या हो सकता है, ये इंटीमेशन अकाउंट ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है बाय द मेडिकल अथॉरिटी, और अकाउंट ऑफिसर इस मैटर को इंटीमेट करता है उस बंदे को कि तुमको देख के लग रहा है कि तुम 70 साल का हो और तुम बता रहे हो कि तुम्हारा 60 साल ही एज है, तो वो एप्लीकेशन जो है विदड्रॉ कर सकता है। और करने के लिए टाइम कितना दिया गया, बोला गया विदिन 14 डेज। जब उनके पास ये नोटिस आएगा इन्फॉर्मेशन मिलने के 14 दिन के भीतर वो इसको आपका विदड्रॉ कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल 30, जहां पे बताया गया ऑथराइजेशन ऑफ पेमेंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू बाय द अकाउंट ऑफिसर। अकाउंट ऑफिसर के द्वारा ऑथराइजेशन कैसे किया जाएगा, तो कुछ है नहीं इसमें। अकाउंट ऑफिसर ऑन रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेडिकल अथॉरिटी शैल विदाउट डिले इशू एन ऑर्डर ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन टू द डिसबर्सिंग अथॉरिटी, है ना। यहाँ पे जब इनके पास सारा पेपर मिल गया तो ये बोला भैया चलो इसको पैसा दे दो, है ना। अब आते हैं हम लोग 31 फाइनल असेसमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन। ये रूल को भी आप याद रखिएगा। इस रूल को भी देखिए, हम ज़्यादा रूल इसमें याद रखने के लिए आपको नहीं बोले, है ना। एक तो हमने बोले शुरू में शॉर्ट टाइटल तो याद रहता ही है, एप्लीकेशन याद रहेगा, डेफिनेशन याद बिल्कुल डेफिनेटली रखना है। 5 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट। 6 नंबर पे बताया गया कम्यूटेशन कब आपका एब्सोल्यूट होगा, कम्यूटेशन कब आपका एब्सोल्यूट होगा। एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है, कब ड्यू होगा, है ना, कब से उनको मिलना चाहिए। 7 जो है नॉमिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं तो सारा इंपॉर्टेंट लगता है। 8 में बताया गया कैलकुलेशन के बारे में, है ना, 8 आपका ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। और फिर आपका इधर अगर हम लोग आ जाए स्कोप, एलिजिबिलिटी, ये सब इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा आपका नहीं रहेगा। बट आपको अपील के बारे में कहाँ पे बताया गया, बताइए, हम थोड़ी देर पहले आपको बताए थे अपील बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रूल में बताया गया अपील के बारे में, कौन सा रूल में बताया गया अपील के बारे में, रूल 27। वेरी गुड वेरी गुड। मेडिकल अथॉरिटी के बारे में कहाँ पे बताया गया था, मेडिकल अथॉरिटी रूल 22 में बताया गया था। सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन, ये भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे बताया गया था, सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन, बिल्कुल सेकेंड मेडिकल एग्जामिनेशन 26 में बताया गया था। कितने दिन बाद होना था फर्स्ट मेडिकल का, कितने दिन बाद होना था फर्स्ट मेडिकल का, 1 साल बाद, एटलीस्ट 1 साल बाद आपका आवेदन हो जाएगा। अच्छा, अगर बताइए किसी बंदा को देख के बहुत ज़्यादा बूढ़ा बुजुर्ग लगता है
तो उसके पास जब इंफॉर्मेशन आता है फ्रॉम द अकाउंट ऑफिसर विद इन हाउ मेनी डेज ही हैज टू विदड्रॉ द एप्लीकेशन, 14 दिन के भीतर उनको ये आवेदन जो है विदड्रॉ कर लेना होता है। अब आ जाते हैं हम लोग फाइनल असेसमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन, रूल 31 ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल। बोला जा रहा है whom the commuted value of percentage of provisional pension under rule 62 of CCS pension rule 2021 has been paid by the head of office shall on the final assessment of pension be paid by the account officer the difference between the commuted value so determined and the commuted value already paid। तो फाइनल असेसमेंट ऑफ प्रोविजनल पेंशन में क्या बोला जा रहा है कि कोई बंदा जिसको प्रोविजनल पेंशन दिया गया था अंडर विच रूल, अंडर रूल 62 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल 2021, तो वहां पे अगर प्रोविजनल पेंशन में उनको कुछ कम अमाउंट दिया गया और फाइनल जब अमाउंट हम डिटरमाइन करते हैं तो वहां पे कुछ ज़्यादा अमाउंट हो गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन द कम्यूटेड वैल्यू सो डिटरमाइंड शैल बी पेड, है ना। तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट, उस रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को, एप्लीकेंट को हम क्या करेंगे, जो इसका डिफरेंस है वो डिफरेंस भी हम पे करेंगे। रूल 31 में इसके बारे में आपका बताया गया। यहाँ पे आपका दिया गया कम्यूटेशन फैक्टर का जो टेबल है, हमारा जो डिफरेंट कम्यूटेशन फैक्टर है, तो कम्यूटेशन फैक्टर में मेरे हिसाब से आप ये दो चीज़ याद रख सकते हैं। नंबर 1 9.188, ये है आपका हाईएस्ट कम्यूटेशन फैक्टर। देखिए एज जितना बढ़ रहा है कम्यूटेशन फैक्टर उतना घटते जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको 3 याद रखना है। नंबर 120 में बताया गया 9.188, 9.188। फिर आपको क्या याद रखना है, 61 पे आ जाइए, 61 पे क्या बताया गया 8.194। फिर आप आ जाइए 81 पे, 81 पे क्या बताया गया 4.611। तो ये 3 वैल्यू आप याद रख लीजिए, एग्जामिनर का कोई भरोसा है नहीं, कभी भी इस प्रकार का सवाल आपका पूछ सकता है। तो 20 में कितना था 9.188, है ना। फिर हमारा 61 में कितना था 8.194 और 81 में कितना था 4.611। तो ये 3 हम लोगों को याद रखना है। यहाँ तक हमारा कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल खत्म होता है। अब एक सवाल, एक डाउट था अपर्णा जी का, तो चलिए हम लोग रूल 6 में एक बार वापस चलते हैं। रूल 6 में आपका डाउट बता रहे थे ना, उसको एक बार हम लोग दोबारा पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अपर्णा जी आप है ना मीटिंग में, चलिए क्या बताया गया। रूल 6 क्या बताता है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन कब एब्सोल्यूट होता है। आप आसान भाषा में इसको याद रखिए, व्हेन द कम्यूटेशन वैल्यू ऑफ पेंशन शैल बिकम ड्यू। ये बंदा ड्यू कब होगा, है ना, कब मिलने वाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि आपका MIS का जो इंटरेस्ट रहेगा, मान लीजिए महीने के जो आखिरी दिन, लास्ट वर्किंग डे जो रहेगा उसमें जाके ड्यू होता है ना। इस प्रकार से हम बोलते हैं हमारा जो साल भर का जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट है वो 1 तारीख को ड्यू होता है। तो ये जो ड्यू है इसी को यहाँ पे जो लैंग्वेज में एब्सोल्यूट बोला जाता है कि कब ये ड्यू होगा, मतलब कब ये पेएबल होगा, कौन सा तारीख में। तो उसी बात को यहाँ पे आपका बताया गया। रूल 6 कम्यूटेशन ऑफ पेंशन बिकम एब्सोल्यूट ऑन विच कंडीशन, क्या क्या कंडीशन है। तो बोला गया द कम्यूटेशन ऑफ पेंशन शैल बिकम एब्सोल्यूट इन केस ऑफ एन एप्लीकेंट। यहाँ पे 3 केस दिया गया जहाँ पे अलग अलग सिनारियों में अलग अलग समय पर कम्यूटेशन वैल्यू जो है वो ड्यू होता है। कौन सा केस में, बोला गया फॉर्म 1 भर के किसी ने एप्लीकेशन किया, तो बोला कि ऑन द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 इज रिसीव टू द हेड ऑफ ऑफिस। अगर फॉर्म 1 भर के किसी ने एप्लीकेशन किया तो जिस दिन फॉर्म 1 हेड ऑफ ऑफिस के पास रिसीव हुआ उस दिन को बोला जाएगा, वो आपका डेट हो जाएगा जिस दिन हमारा कम्यूटेशन वैल्यू जो है एब्सोल्यूट होगा। क्लियर है, ऑन द डेट ऑन विच द फॉर्म 1 इज रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ ऑफिस। सेकेंड केस क्या है, अगर किसी का रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के केस में क्या हो रहा जा रहा है, बोला जा रहा है द डेट फॉलोइंग द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट जिस दिन हुआ उसके अगला जो दिन रहेगा उस दिन में आपका ड्यू हो जाएगा। फिर केस क्या है,
बोला जा रहा है द डेट ऑन विच द मेडिकल अथॉरिटी साइंस द मेडिकल रिपोर्ट इन पार्ट 3 ऑफ फॉर्म 4, है ना। जब फॉर्म 4 है उसका पार्ट 3 में मेडिकल अथॉरिटी जिस दिन साइन करेगा कि हाँ इसका कम्यूटेशन के लिए परमिशन दिया जा सकता है, फिजिकली फिटनेस दिया गया, तो जिस दिन मेडिकल अथॉरिटी ने साइन किया उस दिन से ड्यू हो जाएगा। तो 3 केस देखा, फॉर्म 1 भरेगा, जिस दिन हेड ऑफ ऑफिस के पास फॉर्म 1 आएगा उसी दिन से ड्यू हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, फॉर्म 1 को आप याद रखिए रिटायरमेंट के बाद भरा जाता है। रिटायरमेंट के बाद कितने दिन के भीतर फॉर्म 1 को भरा जाना चाहिए बताइए? रिटायरमेंट के बाद कितने दिन के भीतर? विद इन 1 ईयर। सत्येंद्र जी 14 दिन अब बोले हैं क्या? नहीं, पहले वाला था ना, विद इन 1 ईयर भरना है, क्योंकि 1 साल के बाद अगर भरना है तो कौन सा फॉर्म में भरना होगा बताइए? अगर आफ्टर 1 ईयर्स भरना है तो इन विच फॉर्म? फॉर्म 2 में भरना है। तो 1 साल के भीतर हो गया फॉर्म 1। रिटायरमेंट से पहले अगर किसी ने भरा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल के, कौन सा फॉर्म में भरेगा बताइए? रिटायरमेंट के पहले भरा, 3 महीना पहले एटलीस्ट भरना है, हमारा बताया गया था। कौन सा फॉर्म रहेगा अंडर कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल? याद है किसी को? हम लोग डिस्कस किए हुए थे कौन सा फॉर्म में भरना है। रूल 13, रूल 14, रूल 13 में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। फॉर्म 5 तो देखिए फॉर्म 5 नहीं है कोई भी, फॉर्म 5 पहले था मल्लिकार्जुन जी, पहले 1972 जो था उसमें फॉर्म 5 था, 2021 में ये फॉर्म 6 हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपका केस याद रखना है कि रिटायरमेंट से पहले 1A, बिल्कुल वेरी गुड रोहन जी, फॉर्म 1A इसमें आपका भर सकता है। यहाँ पे देखिए 2 केस होता है, आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए। एक नंबर एप्लीकेशन हुआ विथ पेंशन पेपर, ठीक है। अगर विथ पेंशन पेपर हुआ तो फॉर्म 6 ऑफ पेंशन रूल, ठीक है, पेंशन रूल 21। केस क्या हुआ, जब पेंशन पेपर के साथ हम भरेंगे तो फॉर्म 6 आइटम 5 पेंशन रूल 2021 के साथ हम इसको एक बार में आवेदन कर देंगे। सेकेंड केस क्या हुआ, पेंशन पेपर मेरा भरा गया, वो चला गया। अब पेंशन पेपर भरने के बाद गवर्नमेंट सर्वेंट को लगा अरे कम्यूटेशन करना था, कुछ पैसा अगर आ जाता तो हम थोड़ा मालदीव घूम के आ जाते। 1 मिनट प्लीज वेट करिए। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आवाज सुनाई दे रहा है? कंफर्म करिए। हाँ, तो पहला केस क्या हुआ, हमने एप्लीकेशन भरा था पेंशन पेपर के साथ, तो हम फॉर्म 6 आइटम 5 इसमें वैल्यू भेज देंगे कि कितना का हमको कम्यूट करवाना है। तो ये हो गया CCS पेंशन रूल 2021 का। फिर हमको भरने के बाद, पेंशन पेपर भरा जाने के बाद हमको लगा नहीं हमको कम्यूट करवा लेना चाहिए था, कुछ और काम है हमारा, घर का घर बना लेंगे, हस्बैंड वाइफ घूम लेंगे, तो कहाँ पे भरेंगे फॉर्म? बोला जी फॉर्म 1A में भर दो। ये आपका कौन सा रूल का? कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल का, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल का फॉर्म 1A में आपको भरना है। अब ये 2 केस गया कब का? प्री रिटायरमेंट केस। अब आते हैं हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट केस। क्लियर है, ये वाला हम डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग पोस्ट रिटायरमेंट केस। पोस्ट रिटायरमेंट के केस में क्या है, बोला गया आप अगर विद इन 1 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, आप अगर रिटायरमेंट के विद इन 1 ईयर अप्लाई करते हो तो कौन सा फॉर्म में भरना है? तो फॉर्म 1 भर दो, काम खत्म। अगर आफ्टर 1 ईयर अगर आप भर रहे हैं तो आपको कौन सा फॉर्म भरना है? फॉर्म 2 भरना है। क्लियर है? तो यही हमारा कुछ बातें यहाँ पे बताया गया जिसको हमको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आते हैं केसेस क्या है। बोला जा रहा है प्रोवाइडेड दैट इन केस एन एप्लीकेंट हु इज ड्रॉइंग हिज पेंशन फ्रॉम ट्रेजरी और अकाउंट ऑफिसर द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ पेंशन ऑन अकाउंट ऑफ कम्यूटेशन शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन or at the end of 3 months after the issue of the authority by the account officer for the payment of commuted value of pension। अब क्या हुआ, हमने पहले आवेदन किया नहीं था, बाद में आवेदन किया। अब हमारा आवेदन करने के कुछ दिन बाद, मान लीजिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, कुछ और होगा, उसके बाद जाके हमको पैसा मिलेगा, या फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड हमको पैसा मिलेगा। अब अकाउंट ऑफिसर ने ऑथोराइज कर दिया था कि चलो इसको कम्यूटेड वैल्यू जो है डिसबर्सिंग ऑफिसर साहब, DDO साहब आप इसको पे कर दो। अब हमारा DDO साहब जो है घूमने के लिए चला गया, पेमेंट नहीं कर पाया। अब
अकाउंट ऑफिसर का ऑर्डर होने के बाद मान लीजिए 4 महीना बीत गया पर हमको कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन जो है पे नहीं किया गया, तो यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ्स मान लिया जाएगा कि भैया चलो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अब इनका पेंशन घटा दो, कम्यूटेड वैल्यू जो है उसको आपका घटा देना है। तो यही बात आपका बताया जा रहा है कि अगर कम्यूटेड वैल्यू का पेमेंट के लिए अकाउंट ऑफिसर के द्वारा ऑथोराइज कर देने के 3 महीना बाद भी अमाउंट को रिड्यूस नहीं किया गया, तो यहाँ पे उसको मान लिया जाएगा कि भाई भले ही उस अमाउंट को पे नहीं किया गया पर यहाँ पे आफ्टर 3 मंथ्स उस लोअर रेट में पे कर दिया जाएगा, बाद में सारा एडजस्टमेंट किया जाएगा, बट आफ्टर 3 मंथ्स उसको लोअर रेट में पे करना हम स्टार्ट कर देंगे। किसी कारणवश अगर 3 महीने से पहले ही कम्यूटेड वैल्यू दे दिया गया तो जिस दिन कम्यूटेड वैल्यू दे दिया गया उसी दिन से हम रिड्यूस रेट में पेंशन पेमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? बोला चले इन हुज केस द कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन बिकम पेएबल ऑन द डे फॉलोइंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट, द रिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंसेप्शन। तो वहां पे अगर जहां पे सेम डे से आपका आफ्टर रिटायरमेंट फॉलोइंग द डे ऑफ रिटायरमेंट अगर एब्सोल्यूट हो जाता है तो आपका सेम डे से मतलब डेट ऑफ इंसेप्शन से ही मान लिया जाएगा कि कम्यूटेड वैल्यू तो हो चुका है, तो वहां पे अमाउंट रिड्यूस पे किया जाएगा। अपर्णा जी क्लियर हुआ या डाउट है बताइए? सर ये जो बात आप बता रहे हैं ये अगर जैसे किसी ने प्री रिटायरमेंट के पहले पेपर्स भर दिए हैं तो क्या उसको रिटायरमेंट के बाद तुरंत बाद नहीं मिलेगी क्या कमिटेड जो बिल्कुल पेंशन मिल है? जाएगा। देखिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस तो मिल ही जाता है, अब किसी कारणवश अगर ऐसा हो गया कि नहीं मिला तो उस जगह पे आपका ये हो सकता है। जनरल सर्कमस्टेंसेस में अगर वेल इन एडवांस किया गया तो मिल जाना चाहिए, बट अगर किसी कारणवश मिला नहीं, अब मान लीजिए ऑथोराइजेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप मान लीजिए पहले से आवेदन किए, आपका रिटायरमेंट हो गया, तुरंत क्या हुआ आपको पेंशन मिलना चालू हो गया रिटायरमेंट के फॉलोइंग डे से, तो यहाँ पे डे ऑफ इंसेप्शन जो है उसी से मान लिया जाएगा। बट अगर कभी ऐसा होता है कि किसी कारणवश आपका ऑथोराइजेशन होने के बाद विलंब होता है, लेट होता है पे करने में, तो उस जगह के लिए कंडीशन दिया गया जहां पे सेम डे में पेमेंट नहीं हो पाया, कम्यूटेशन वैल्यू मिलने में लेट हो गया, उस जगह के लिए कंडीशन है। ठीक है, चलिए और किसी का कोई डाउट? तो ये वाला हमारा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं पीपीटी आप लोगों को अभी आज शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा और एक काम करते हैं, फॉर्म हम जो बता रहे थे आपको एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन सा फॉर्म हमारे इस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल में दिया गया है। ठीक है, उस फॉर्म को एक बार हम लोग देख लेते हैं साथ में, जिस फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे थे फॉर्म 1, फॉर्म 1A, तो यहाँ पे आपको सारा फॉर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, अभी इतना ज़्यादा आपको पढ़ने का समय नहीं है, ज़रूरी नहीं है, बस हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये है फॉर्म 1, है ना? क्या बोला जा रहा है? फॉर्म 1, फॉर्म फॉर एप्लीकेशन ऑफ कम्यूटेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ पेंशन विदाउट मेडिकल ऑफ एग्जामिनेशन, है ना, टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट आफ्टर रिटायरमेंट बाय विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ रिटायरमेंट। हम लोग डिस्कस किए थे ना, फॉर्म 1 तो 1 साल से पहले दो, फॉर्म 1 तो 1 साल से पहले आपको आवेदन दे देना है। फिर आपका आ जाता है फॉर्म 1A, यहाँ पे क्या बोला गया देखिए, ये भी आपका विदाउट मेडिकल एग्जामिनेशन है, पर सबमिट कब करना है? टू बी सबमिटेड इन डुप्लीकेट एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के एटलीस्ट 3 महीना पहले आपको फॉर्म 1A जो है आपका सबमिट करना रहेगा। ठीक है, इस केस में आपका डेट ऑफ इंसेप्शन से चालू हो जाएगा। अब ये वाला देखिए फॉर्म 2 कब आवेदन भरना रहेगा, तो यहाँ पे दिया नहीं, बट हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस किए हुए हैं कि 1 साल के बाद हम लोगों को ये फॉर्म 2 भरना रहता है। तो ये आपका बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको हमको याद रखना रहता है। ये है फॉर्म 3। फॉर्म 3 क्या है? फॉर्म 3 हम लोग डिस्कस किए थे ना कि चीफ मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास हमारा जो हेड ऑफ ऑफिस है उसके द्वारा चिट्ठी किया जाएगा, है ना, कि सर आपको किस तारीख को आपको एग्जाम कब करवाना है, क्या करना है। देखिए हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा ये चिट्ठी बनाया गया टू द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर जो है उनके पास, है ना, CAMA के पास इसको भेजा गया बाय द हेड ऑफ ऑफिस। फिर आते हैं हम लोग फॉर्म 4 में, कहाँ गया ये, चलिए आगे बढ़ गया लगता है, हाँ,
ये आता है हमारा फॉर्म 4। फॉर्म 4 क्या बता रहा है? मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म हम लोग देखे हुए थे, आप याद करके देखिए, हम लोग बोले थे कि फॉर्म 4 का पार्ट 3 में जिस दिन साइन करेगा उस दिन से ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो ये है मेरा फॉर्म 4। देख लेते हैं इसका पार्ट 3 कहाँ है। ये गया पार्ट 2, ये गया पार्ट 3। क्या बताया जा रहा है? टू बी फील्ड बाय द एग्जामिनिंग मेडिकल अथॉरिटी। देखिए मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा साइन किया जाएगा, ये है मेडिकल अथॉरिटी का साइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म है, फॉर्म 1, 2, ऑन ए और 3 और 4। इसको हम लोगों को थोड़ा सा याद रख लेना होगा, ठीक है। यहाँ से नंबर हमारा पूछ सकता है, मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। आईपीओ एक्ट 1898 वाला वीडियो अभी तक हमारे पास तो अवेलेबल इसका है नहीं। मैं देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको दे दूंगा। फिलहाल मैं 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा छूटा हुआ है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कल हम लोग एनपीएस लेंगे, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग एनपीएस डिस्कस करेंगे। परसों, तरसों और अगला दिन, 3 दिन के भीतर हम लोग एफएचबी को हम लोग ले लेंगे, ठीक है। जो मेरा अभी फिलहाल टारगेट है, कल हम लोग एनपीएस ले लेते हैं और उसके बाद 2 दिन में, 3 दिन में हम लोग एफएचबी जो है उसको हम लोग ले लेंगे। एफएचबी में 4 दिन 5 दिन लग जाएगा, 4 दिन तो हमारा लग ही जाएगा। तो टाइम कितना बच रहा है? सर एक चीज और पूछनी